नमस्कार, क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। उत्पाद विभाग ने पकड़ी एक ट्रक शराब, यूपी का तस्कर हुआ गिरफ्तार, उगले कई राज। बताया जा रहा है कि खबर है बिहार के भागलपुर जिले से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शराब तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उत्पाद विभाग पुलिस ने नवगछिया के भवानीपुर स्थित अजय ढाबा के पास रखी गई एक ट्रक शराब पकड़ी है। शराब की खेप गेहूं के भूसे की बोरी में छिपाकर रखी गई थी। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि ट्रक के साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी चालक कर्मवीर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा जिला के बोआरीजोर क्षेत्र से। फरक्का रेलवे लाइन एमजीआर के समीप रानीडी के पास लावारिस लाश मिलने से मची खलबली। कांग्रेस में विलय करने वाले 6 बीएसपी विधायकों को नोटिस भेजने का राजस्थान हाईकोर्ट आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के साथ 2019 में विलय करने वाले बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों पर फौरन रोक लगाने की याचिका पर एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक बीजेपी विधायक और बहुजन समाज पार्टी द्वारा दायर अपीलों का गुरुवार को निपटारा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मिलकर किया है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र बहुविषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा के बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिनमें मसौदा NEP के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्य के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद और वैज्ञानिक भी शामिल हैं तथा इस कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालय के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया। विकास में फिर से तेजी लाने के लिए सामंजस्य की नीति जारी रखने का भी निर्णय। गुजरात में अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में आग की एक बड़ी दुर्घटना में 8 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देश में एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक लगभग 6,65,000 नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने वालों की दर 67.61% हुई। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार वर्षा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। भारत ने अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को नामंजूर किया। अब खबर डिटेल में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रहेगा। आज मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रिवर्स रेपो दर की 3.35% पर बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक समिति का आकलन है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि नाजुक बनी हुई है। समिति का यह भी मानना है कि इस वर्ष जुलाई में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि
ने अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के उन शुरुआती संकेतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो मई और जून में दिखाई दिए थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में 5.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई थी। अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। गुजरात में अहमदाबाद में कोविड-19 के एक अस्पताल में आज तड़के भीषण आग लगने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना तड़के 3:30 बजे अहमदाबाद के नवरंगपुरा के श्रेया अस्पताल में हुई। आग पर काबू पाने के लिए अनेक दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस और दमकल विभाग के कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग लगने की इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करके बताया कि परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना के मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का घोषणा किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अहमदाबाद के मेयर बीजल पटेल से स्थिति के बारे में बातचीत की। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस आग में मरीजों की हुई मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि आग अस्पताल के आईसीयू यूनिट में लगी थी और इसका कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सरकार ने इसकी जांच 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सौंपी है। पुलिस तथा अन्य विशेषज्ञों ने जांच शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर जयंती रवि और अहमदाबाद महापालिका के आयुक्त महेश कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोविड-19 के लगभग 6,65,000 नमूनों की जांच, स्वस्थ होने की दर 67.61%। करीब 6,64,000 लोगों को रिकॉर्ड कोविड जांच की गई। इसे मिलाकर देश में अब तक 2,21,00,000 कोरोना जांच हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच प्रतिदिन 100 से भी कम से बढ़कर अब 6 लाख प्रतिदिन से अधिक हो गई है। इस वर्ष जनवरी में देश में एक जांच प्रयोगशाला थी जो अब बढ़कर 1,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यह जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है। मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के बने नए उपराज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। 1985 बैच के गुजरात के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मुर्मू को पिछले वर्ष अक्टूबर में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार वर्षा। प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालगढ़ और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की तीव्रता में कमी आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप का नामंजूर करते हुए कहा कि वह इस तरह के परिणामों पर विचार करें। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा कराए जाने की चीन की कोशिश के मद्देनजर यह बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि चीन ने भारत के आंतरिक मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। चीन की ऐसे प्रयासों को पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत कम समर्थन मिला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में वर्षा के मद्देनजर एहतियाती उपाय करें।
उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में रहें और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वे राहत और बचाव के आवश्यक उपाय करेंगे। इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अगर जरूरत हुई तो और राशि दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजस्व मंत्री और अशोक ने बाढ़ से प्रभावित 11 जिलों में उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समस्या पर विचार विमर्श किया। तटीय कर्नाटक, कोडागु, शिमोगा, चिकमगलूर और हासन में भीषण बारिश हो रही है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कावेरी नदी पात्र से तेज बारिश आ रही है। कावेरी उगम स्थल तल कावेरी में लैंडस्लाइड की खबर आई है। कोडागु के बागमंडला में 136 mm और उडुपले के बाइंदुर में 150 mm बारिश हुई। श्रृंगेरी, मुडिगेरा और बागमंडला में बारिश की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। तटीय प्रदेश के काफी पेड़ गिर गए हैं। कावेरी, काबिनी, काफिला और तुंगभद्रा नदी में तेज बहाव हो रहा है। जिला प्रशासन को आपातकालीन व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त किया जारी। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3000 करोड़ रुपए जारी किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में करीब 56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। देश में अब तक करीब 19,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,699 हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में वसु काजीगुंड में आतंकवादियों ने एक बीजेपी सरपंच की हत्या कर दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित कुलगाम जिले में वसु काजीगुंड में आतंकवादियों ने एक भारतीय जनता पार्टी सरपंच की हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि आतंकवादियों ने आज सुबह 9:15 बजे सरपंच सज्जाद अहमद खांडे पर उनके निवास के समीप गोलियां चलाई। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। पिछले 48 घंटों में यह दूसरी घटना है। 4 अगस्त की शाम को काजीगुंड के अखरान में भाजपा पंच आरिफ अहमद पर आतंकवादियों ने हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र, बहुविषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिनमें मसौदा NEP के लिए गठित
समिति के अध्यक्ष और सदस्य के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद वैज्ञानिक भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तमिलनाडु में 10 अगस्त से जिम खोलने की मंजूरी दी गई। तमिलनाडु में इस महीने की 10 तारीख से जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने कल चेन्नई में जारी वक्तव्य में कहा है कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए जिम खोल दिए जाएंगे। तमिलनाडु में कोविड-19 के कल 5,175 नए मामले आने के साथ ही कुल रोगियों की संख्या 2,73,000 हो गई है। इनमें से 2,15,000 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। इस बीच 3,374 गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें से अधिकांश को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और अन्य सभी डॉक्टरों की देखरेख में प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर ने कहा है कि महिलाओं का ऑपरेशन से प्रसव हुआ है जबकि अन्य का सामान्य प्रसव हुआ है। कल चेन्नई में उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी वर्षा से जनहित अस्त-व्यस्त। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के तटबंध टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति और खराब। बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के तटबंध टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण और पूर्वी चंपारण समेत 16 जिलों के लगभग 67 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। श्री कुमार ने दरभंगा के राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में रहने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है। इधर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। बाढ़ राहत शिविर में 12,000 से अधिक लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। वंदे मातरम मिशन से 10,59,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से 10,59,000 से ज्यादा लोगों को लाभ हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि इस वर्ष 6 मई से अब तक विभिन्न साधनों से विदेशों में फंसे 9,39,000 से ज्यादा लोगों को भारत लाया गया। 1,20,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। उन्होंने कहा कि 3,841 लोग विभिन्न देशों से कल ही वापस आए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मिशन के 5वें चरण के तहत सरकार विदेशों में फंसे भारतीय को स्वदेश लाने का लगातार प्रयास कर रही है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव की मतगणना जारी। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के सिलसिले में वोटों की गिनती देश भर में 77 मतगणना केंद्रों में शुरू हो चुकी है। मतदान कल सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिसमें 71% मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्सा ने कहा है कि श्रीलंका दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां कोविड महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच पूरे आत्मविश्वास में आम चुनाव संपन्न कराया गया है। श्रीलंका में चुनावी जिलों में पार्टीवार वोट प्रतिशत आज देर शाम तक प्राप्त हो जाने की संभावना है, लेकिन पूरे चुनाव नतीजे कल शाम तक ही मिल पाएंगे। श्रीलंका में प्राथमिकता पर आधारित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव कराए जाते हैं। 225 सीटों वाली श्रीलंका के संसद के लिए 196 सदस्यों का निर्वाचन 22 चुनावी जिलों से होता है, जबकि 29 सीटों के लिए पार्टियों की प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराया जाता है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा, पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना संसद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है। सोना चांदी की कीमत आए उछाल। सोना चांदी की कीमत में उम्मीद से ज्यादा तेजी आ रही है। अगर यही रफ्तार रही तो बहुत जल्द सोना 60,000 हो जाएगा और चांदी की कीमत 80,000 की तरफ बढ़ रही है। बिजनेस वेबसाइट गुड रिटर्न्स इन के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने का भाव मुंबई में सोने का भाव लगभग 54,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
नई दिल्ली में करीब 55,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कोलकाता में सोने की कीमत करीब 55,900 रुपये है। अहमदाबाद में सोने का भाव करीब 55,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पटना में सोने का भाव करीब 54,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।